लेक्चर 27 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 FAR 1 का जी। कल हमने ये डिस्कशन की थी, ये आपकी क्लास की डिस्कशन ही है यहाँ पे नोटेड, कि अगर इंडिविजुअल है तो हम कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं, अगर कंपनी आ जाए तो बस उसी कैपिटल के अकाउंट को दो अकाउंट्स में तोड़ देते हैं, शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। शेयर कैपिटल के अंदर ओनर के घर से आने वाले पैसे को रखा जाता है और रिटेन्ड अर्निंग्स में प्रॉफिट्स को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, दोनों ही ओनर का पैसा है, दोनों ही क्या है, ओनर का पैसा है। ओनर घर से लाया तो शेयर कैपिटल, बिजनेस ने कमाया तो अर्निंग्स इकट्ठी हुई रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, इसको हमने ब्रॉड कैटेगरी इक्विटी का नाम दे दिया था। इक्विटी क्या है, पेबल टुवर्ड्स ओनर ही होता है। इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व्स होते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल के साथ एक रिजर्व हमने पढ़ लिया था और दूसरा भी हमने देख लिया था। ठीक है ना, इसमें आने वाले दिनों में एक आध और आएगा रिजर्व और FAR 2 में जाकर 2-3 और आ जाएंगे। ठीक है ना, 12 शेयर कैपिटल, घर से आने वाला पैसा, रिटेन्ड अर्निंग्स जो बिजनेस ने कमा लिया है लेकिन ओनर्स ने निकाला नहीं है, रिटेन्ड है कि वो पैसा है। और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये बिजनेस ने अभी कमाया नहीं है, बिजनेस कमा लेगा, बिजनेस कमा लेगा। ठीक है, और इसको हमने रखा इक्विटी के अंदर ही हुआ है, लेकिन अलग इसलिए रखा ताकि इसको मांग न सकें शेयर होल्डर्स, क्योंकि अगर रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट एंड लॉस में फेंकते और वहां से रिटेन्ड अर्निंग्स में आ जाता तो फिर ओनर्स इसको डिमांड करते कि हमें दे दो ऐसा डिविडेंड, जबकि ये हमारे पास अभी पड़े ही नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद फिर पहला सवाल मैंने आपको करवा दिया था आखिरी एंट्री के अलावा। ठीक है, दूसरा सवाल क्लास वर्क वाला भी होमवर्क में चला गया था और दूसरा सवाल होमवर्क का भी था। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस भी मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो था क्लास वर्क वाला, जिसको होमवर्क में किया था, उसका सॉल्यूशन भी था, लेकिन ये तो बिल्कुल डिटो कॉपी था उस क्वेश्चन की जो हमने क्लास के अंदर किया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर छोटा सा मसला था। वो मसला ये था कि हमने एसेट खरीदा 1 जनवरी 15 को और वो रीवैल्यू हो रहा है पहली दफा जाकर 1 जनवरी 17 को। ठीक है, तो क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। 5 साल बाद भी हो सकता था रीवैल्यू, पहले 5 साल करते ही ना हम कॉस्ट मॉडल पे जाते और फिर रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले जाते। ठीक है ना, मकसद सिर्फ ये है, मैंने आपको कहा था रीवैल्यूएशन की अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही एंट्रीज है, रीवैल्यूएशन की 2 ही एंट्रीज, ये सारी जिंदगी 2 ही रहेंगी। ठीक है ना, रीवैल्यूएशन का दिन बदलेगा, रीवैल्यूएशन की तारीख बदलेगी, रीवैल्यूएशन की अमाउंट बदल के कभी लॉस आएगा, कभी सरप्लस आएगा, कभी सरप्लस पे सरप्लस आएगा, कभी सरप्लस पे लॉस आएगा, कभी लॉस पे सरप्लस आएगा, कभी लॉस पे लॉस आएगा। रीवैल्यूएशन के दिन इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन रीवैल्यूएशन की एंट्रीज 2 ही रहेंगी। ठीक है, पहली एंट्री ट्रांसफर करेंगे एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट के बैलेंस को एसेट अकाउंट में, जितना बैलेंस पड़ा हो। अब 2 साल का पड़ा तो 2 साल का ट्रांसफर करो, 3 साल का पड़ा तो 3 साल का ट्रांसफर कर दो, 10 साल का पड़ा तो 10 साल का ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करना है जितना बैलेंस पड़ा है एक्यूमुलेशन के अंदर, उसको ट्रांसफर करना है एसेट अकाउंट में, ताकि वो आ जाए बुक वैल्यू पर और फिर हम बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करके सरप्लस या लॉस निकाल सकें। जो सरप्लस लॉस आता है फिर उसकी एंट्री दूसरी हो जाती है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन की 2 ही एंट्रीज हैं, पहली ट्रांसफर की और दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की। पहली दूसरी रो में आ जाए, दूसरी रो वाले साथ हो जाए, तीसरी रो पहली रो वाले साथ हो जाए। सवाल तो सारा उधर होने आपको पता है, वो देखें सारा सवाल हुआ पड़ा उधर, शायद उधर हो जाए करेंगे। ओ सॉरी, आज मैंने ये गलत लगा लिया दोबारा। ओके, अब सही है आमिर भाई, अब सही है, सही बात आ रही है आपको? ऐसे करो फिर भी बात सही आ रही है, ऐसे करो फिर भी बात सही आ रही है जी। अच्छा जी, तो दूसरे सवाल के अंदर शेयर कर तो लिया ही होगा आपने, ये सीन था। ठीक है, 2 डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो चुकी थी। ठीक है, तो हमने डेबिट किया फिर 80 से 40 की डेप्रिसिएशन 2 साल क्रेडिट हुई थी। देखें, आज मैंने लेजर्स नहीं बनाए पिछली क्लास में, एंड पे बना दिए, लेकिन सारे सवाल में नहीं बनाए। क्यों? अगर जनरल एंट्री सवाल में मांगे तो क्या हम लेजर बनाकर ही जनरल एंट्रीज किया करेंगे? क्या हम हमेशा ट्रांसफर की एंट्री के लिए लेजर बनाया करेंगे? हम पागल थोड़े ही। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता जो हम किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे दूसरी चीज सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, हाँ वर्किंग जरूरी है, लेकिन इस सवाल इस टॉपिक में से 3 तरह के सवाल आते हैं, या जनरल एंट्रीज मांग ले, या लेजर्स बनवा ले, या वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट है जो शायद 1-2 दिन के अंदर हम शायद बना लें या 3 दिन तक बनाना शुरू कर दें। ठीक है, वो नोट बनवाए। जो भी काम करेगा उसके लिए वर्किंग तो जरूरी है, लेकिन वर्किंग के साथ हम डायरेक्ट हर काम करना सीखेंगे। जैसे आज मैंने वर्किंग के साथ डायरेक्ट जनरल एंट्री सिखानी है। ठीक है ना, सही है, हम लेजर की मोहताजी आज नहीं रखेंगे। तो कैसे नहीं रखेंगे? अभी सादा सी बात है, एसेट खरीदा डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट हुआ डेबिट डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, फिर डेबिट एक और साल डेबिट हुआ, रिवैल्यू नहीं हुआ, एक और साल डेबिट हुआ, डेबिट एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेबिट क्रेडिट। अब रिवैल्यूएशन हुई तो आपने एंट्रीज को ऊपर देखना है और आपने देखना है एंट्रीज के अंदर एक्यूमुलेशन 1 बार क्रेडिट हुआ, 2 बार क्रेडिट हुआ, आज तक ये इससे ऊपर आप कहेंगे, अभी तो ये एंट्री होनी है, आप कहेंगे आज तक ये 80 रुपए डेप्रीशिएट हो चुका है और अक्यूमुलेटेड डेबिट के अंदर इसका 80 रुपए का बैलेंस इकट्ठा हुआ पड़ा है, आज रिवैल्यूएशन है तो इसको ट्रांसफर कर दो एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट। ठीक है ना, ये 3 साल बाद हो, ये 10 साल बाद हो, जितना बैलेंस अक्यूमुलेट हो चुका था उसको ट्रांसफर करते हैं। कितने बच्चों ने ये पहली बार बगैर सोल्यूशन देख के सही कर लिया था? कितने बच्चों से गलती हो गई थी?
अटेम्प्ट कितने बच्चों ने किया ये होमवर्क? अच्छा, स्टिल आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क अटेम्प्ट करके नहीं आए, ठीक है, उनको समझ नहीं आएगी अच्छी तरीके से, मैं बता रहा हूं। आज वाले हैंडआउट मिल गया आपको? अच्छा जी, आज का क्वेश्चन जरा पढ़ें। सॉरी, एक बात आपको बताना ही भूल गया। आखिरी एंट्री आपको समझाई थी मैंने? आखिरी एंट्री नहीं समझाई थी, और वर्किंग के अंदर भी इस आखिरी एंट्री की ट्रीटमेंट नहीं, बस सिर्फ ट्रीटमेंट बताई थी और एंट्री करवा दी, समझाई नहीं थी। आज इसके ऊपर 15 से 20 मिनट लगाए हैं मैंने, ठीक है। उसके बाद दूसरे सवाल में भी ऐसे ही था, ठीक है ना। तो आज करेंगे इंशाल्लाह वो काम। अगर आप सवाल पढ़ें तो देखें क्या कह रहा है। मिस्टर उमर परचेज द बिल्डिंग कॉस्टिंग 500 जी मिलियन ऑन यकम जनवरी 15, यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स, ठीक है जी। उसके बाद रीवैल्यूएशन डिटेल्स हैं, यकम जनवरी 16 पर रीवैल्यूएशन हो रही है 900 मिलियन। तो यहां तक सवाल कल वाले क्लास वर्क की कॉपी है, ठीक है। और 31 दिसंबर 16 तक आप सवाल कर सकते हैं, और आपको मैं पूरे 4 मिनट दे रहा हूं। ये सवाल आपने 31 दिसंबर 16 तक करना है। आपने 31 दिसंबर 16 तक वर्किंग करनी है, जर्नल एंट्रीज भी करनी है, लेजर भी बना लो। मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप बनाते रहना किसी साइड पे करके, ठीक है। क्योंकि एंड में आपको कहना घर से लेजर बना लाना, तो फिर ये ना हो कि आपको सर आप बनाएंगे, साथ साथ ही बन जाना, ठीक है। लेकिन पहला काम वर्किंग, दूसरा काम जर्नल एंट्री, ठीक है। 31 दिसंबर 16 तक मैं आ भी रहा हूं आपकी तरफ चेक करने। जल्दी से वर्किंग शुरू करें, जल्दी से। ये काम तेज किया करें, तेज काम किया करें, गंदा नहीं लेकिन तेज प्रेजेंटेशन। चलो जी, लाइट का इशू आ गया था थोड़ा, तो क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे जल्दी से। 31 दिसंबर 16 तक वर्किंग करें, ऑनलाइन वाले भी करें। 31 दिसंबर 16 तक वर्किंग और जर्नल एंट्रीज जल्दी करें। ये वर्किंग कहाँ है बेटा? ये इनको बुलाएं। एंट्रीज कहाँ है? अभी शुरू किया है, देर हो गई है। क्यों, गलत हुआ है पहले? ये समझ नहीं आ रही थी। होमवर्क किया था? शाबाश, छेती करें। एंट्रीज ही कर रहे, करो ना, एंट्रीज करो यार। वर्किंग करके बैठ जाओ, सुस्त आदमी, चुस्त हो जाओ। ज़ियारत कराओ ना जरा सवाल। एंट्रीज किधर है? ये करने लगा हूं, ये वर्किंग कर। अच्छा, शाबाश। हाइब्रिड वालों मैं आ रहा हूं। मैं खुद आ गया भाई। ये आमिर भाई बंद हो गया इधर, प्रोजेक्टर इधर से बंद हुआ होगा। प्रोजेक्टर ऑन है? अच्छा हाँ भाई, क्या हालात चल रहे हैं? एंट्रीज कहाँ हैं? क्या वो क्यों एंट्रीज कितने ने? सब बाजमात ही कर रहे थे। दूसरा सवाल, एंट्रीज किधर है? हैंडआउट्स नहीं मिले थे, सवाल लिखना शुरू कर दिया था। इतनी सुस्ती क्यों है? होमवर्क किया था? किया था तो फिर इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। जल्दी करो। ये सरप्लस जो आया, सरप्लस का कॉलम नहीं बना हुआ तो। शाबाश चीता, क्या बात है। लेजर भी बना लो कहीं साइड पे करके, इसे इस हाफ पेज के बाद बना लो, या इसे इधर हाफ पेज के बाद बना लो। शाबाश, ठीक है। एंट्रीज कब करोगे? या तुम लोग बस इतनी देर से आया मैं, तुम लोगों ने फिर नहीं काम किया हुआ? कौन लोग हो तुझे? कब पढ़ना शुरू करोगे? जज़ाकल्लाह जी, आप तशरीफ लेके आए बेटा, बैठे। हमारे लिए बात से फख्र है कि आप क्लास में तशरीफ लाई हैं इतने टाइम से। वो भी बड़ी खुली तुम एंट्रीज करते हो, सफर आया करते हो, साथ किया करो। दरख्तों से बनते हैं सब। एंट्रीज कितने ने पाए ना? करो ना यार, इतने सुस्त लोग हो तुम। होमवर्क करके नहीं आए मुझे लगता तुम। ये किस लड़के का सर ज्यादा इतना आ रहा, फिर बंद हो गया यार। आमिर भाई ये फिर बंद हो गया। मैं जाके ना हाथ लगाऊंगा किसका सर आगे आ रहा है, उड़ाना सर को साइड पे कर रहा है। तो अब इनका क्या बनेगा भाई? अच्छा जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करता हूं, ठीक है। देखिए इधर
यकम जनवरी 15 पर एसेट 500 खरीदा, लाइफ 10 साल है, और यकम जनवरी 16 पर वो दोबारा रिवैल्यू हो रहा है, उस रो के अंदर 7 हो जाए, सेकंड लास्ट रो। अच्छा जी, अब यकम जनवरी 15 को एसेट खरीदा है तो एंट्री बोले, एंट्री बोले एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 500 से, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। ये एंड के ऊपर इसको करना है हमने डेप्रिशिएट, तो डेप्रिसिएशन 500 कॉस्ट है, रेजिडेंट वैल्यू है नहीं वरना लेते। हाँ, टेस्ट में ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है? 10 साल, तो 50 रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बुक वैल्यू 450 आ रही है, तो 50 की डेप्शन की एंट्री आ गई, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। ये पिछली क्लास में मैंने एंट्रीज की थी, ये नहीं मैंने छेड़ी। ठीक है, अब 15 का साल ओवर, अब 16 का साल शुरू होता है, जो कल नया काम हमने किया था, रिवैल्यूएशन हुई थी। ठीक है, तो यकम जनवरी हैंडआउट्स ओपन रखे, मैं नहीं नजर आ रहा है, ओपन रखे बस। ठीक है, यकम जनवरी 16, रिवैल्यूएशन डिटेल में क्या कहते हैं? पहली रिवैल्यूएशन किस दिन हो रही है? यकम जनवरी 16 में। ठीक है, तो यकम जनवरी 16 पर अगर रिवैल्यूएशन होकर ऐसे 900 पे जा रहा है तो वर्किंग में क्या असूल बनाया था? एक लाइन खाली छोड़कर रिवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। ये बातें बार बार बोलनी है, क्योंकि रिवैल्यूएशन यही है बस, जो आज मैंने करवा दी है, रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो जानी है वो। ठीक है, उसके बाद वो बेताशा सिचुएशन बना लो आप, रिवैल्यूएशन से बाहर नहीं जाएगी, इसलिए बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, सुकून से करते रहे। ठीक है, तो एक लाइन खाली छोड़ेंगे और रिवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे। दूसरा साल है, एंट्रीज वगैरह मैं से करूंगा, तो कितनी है रिवैल्यूड अमाउंट जी? 900 ले। अब एसेट जो है वो 450 से बढ़ाकर 900 पर लाना है हमने, तो एसेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, बढ़ना कितना बढ़ना है? 450 से, तो एसेट बढ़ा है, गेन सरप्लस, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक हो गया जी। अब यही सरप्लस के अकाउंट के अंदर भी आपने शो कर दिया 450, यही पर रुककर ये 2 एंट्रीज कर रहे हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन की यही 2 एंट्रीज है। पहली एंट्री ट्रांसफर की, पहली एंट्री आपके साथ वाले ने बोल के आपको बताया, एंट्री बोल के बताया कि वो पास होने वालों में से है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन की पहली एंट्री ट्रांसफर की एंट्री होती है। ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। आप पहला दिन है आपका, तो बोलते नहीं, ऐसी लगी है मुंह को, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, शोर ना मचाओ, रोजा लग रहा है आपको, तो आहिस्ता आहिस्ता बोलो, अपने कान तक तो आवाज पहुंचाओ, जुबान को तो हिलाओ जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ये क्या है? ये क्या है? ट्रांसफर है। किसकी ट्रांसफर है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंस की ट्रांसफर है। कितना बैलेंस? कितना? जितना आज तक वहां इकट्ठा हो चुका था, उसको ट्रांसफर कहां कर रहे हैं? एसेट अकाउंट में। क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? ताकि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे आ जाए। क्यों ला रहे हैं बुक वैल्यू पे? ताकि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू कंपेयर कर सके। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ताकि गेन या लॉस निकल सके। ठीक है, तो ट्रांसफर की एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट, ट्रांसफर करते हैं एक्यूमुलेशन अकाउंट बैलेंस को एसेट अकाउंट में, ताकि वो आ जाए बुक वैल्यू पे। ठीक है, तो कितना जी बैलेंस? मैंने नहीं लेजर बनाया, मैं एंट्रीज देखूंगा ऊपर जितनी हुई पड़ी है उनके अंदर नजर आ जाएगा। जितनी बार एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट हुआ और डेबिट नहीं हुआ, वो बैलेंस उसमें पड़ा होगा। ठीक है, तो हम एंट्री में जाकर देखते हैं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस, थोड़ी देर एक्यूमुलेटेड का बैलेंस, चल बेटर 50 एक बार क्रेडिट हुआ था, इसके बाद डेबिट नहीं हुआ था, तो फिर कितना बैलेंस पड़ा उसमें? 50 का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 50 से, और 450 का क्या आ गया? सरप्लस आ गया। 450 का सरप्लस है, एसेट 450 से बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़कर 900 पे आया, तो एसेट की नेचर क्या है? डेबिट। डेबिट नेचर की चीज बढ़े तो एसेट हो गया डेबिट। और हमने कहा था कि गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक देते हैं तो वो आ जाएंगे मांगते। ठीक है, मांगते नहीं होते, वो ओनर्स होते हैं। हाँ जी, वो आके पैसे आपसे मांगेंगे। ठीक है, साथ साथ थोड़ी गुंजाइश बनाएं, दूसरी रो बना ले गुंजाइश, लास्ट रो बना ले गुंजाइश, प्लीज जल्दी करें, खुद ही बना लिया करें। दूसरी रो, पहली रो आ जाए, लास्ट रो। सवाल इधर ही आपके सामने है, देखें देखें। आज तो वही वैसे मैंने बंद हो रहा है बार बार, वैसे कहां से आ गए बच्चे इस वक्त? टाइम है, टेस्ट दे रहे थे, क्लास छोड़ दी, अहम बात छोड़ दी, हद होगी। टेस्ट की टाइमिंग ऐसे थोड़ी एडजस्ट करनी होती है, हमें सीटें हमने मान ली, अब देखा आपने जी। बोले क्या कह रहा था मैं? हाँ, रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री करनी है। एसेट बढ़ रहा है, एसेट डेबिट, गेन हुआ है तो गेन प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट नहीं करना, बल्कि आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट के अंदर इसको क्रेडिट करना है। ये बात कल हो गई थी। ठीक है, कितना है जी गेन? सरप्लस 450 से एसेट अकाउंट डेबिट और 450 से रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये एंड आया,
यहां तक को मसला है तो पूछ ले, यहां तक को मसला है तो पूछ ले, किसी बच्चे को यहां तक कोई मसला है तो पूछ ले। क्या अगर हम इसको गेन है, बोलो गेन है, अगर इसको प्रॉफिट लॉस से फेंक दे तो वो नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, वहां से रिटेन अर्निंग चला जाएगा। तो रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, ये अर्निंग्स रिटेन्ड पड़ी हैं, हमने प्रॉफिट्स कमा चुके हैं, ये पड़े हैं, कमा चुके हैं, ओनर्स आएंगे आके कहेंगे ये पैसे हमें बांट दो। आप मुझे बताओ ये 450 हमारे पास पड़ा, तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट लॉस में नहीं फेंकते, बल्कि इक्विटी के अंदर ही रिटेन अर्निंग के नीचे एक नया अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस, ताकि यूजर को पता रहे कि ये पैसे हमने अभी कमाए नहीं है, हम कमा लेंगे। ठीक है, अभी मैंने शायद क्लास के स्टार्ट में ये दिखाया था आपको, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर ये ओनर घर से लाए, ये बिजनेस ने कमाए, ठीक है, और ये बिजनेस कमा लेगा। इसको अलग इसलिए रखा ताकि इसमें से पैसे न मांग लें आगे डिविडेंड के तौर पे। ठीक है, ओके, चलो जी। तो जी बेटा मुझे तो बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है, एसेट मेरे पास ही पड़ा है, मैंने खरीदा 500 का था, आ गया गेन, मिल गया। आज बेचोगे ना, आज मार्केट में बेचोगे तो 900 मिलेगा, पर बेचा नहीं है, मसला ये है। बेचोगे तो 450 गेन आएगा आज, मैं तो कह रहा हूं नहीं आएगा, लेकिन क्या आपने बेच दिया? नहीं, तो बेचा नहीं है तो पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए तो गेन नहीं आया। ये गेन आ सकता है, ये एंटीसिपेटेड गेन है, ये फ्यूचर गेन है, अभी कमाया हमने नहीं है, इसको कमा सकते हैं। ठीक है, आज बेच दे तो कमा लेंगे, नहीं बेचा तो नहीं कमाया अभी। ठीक है, इसीलिए तो प्रॉफिट लॉस में नहीं डाला, ऐसे पता लगा मुझे तो, वैसे सही है। और जी नहीं जी, अभी ऐसे नहीं सोचना जी। और कोई सवाल? और सवाल, चले आगे। एसेट को ईयर एंड पे डेप्रिशिएट करना है जी। अब कल ये बात की थी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर ओरिजिनल यूजफुल लाइफ। ऐसे बात हुई थी कल वाली बातें, तो जरा रिवाइज कर लेना। ओरिजिनल यूजफुल लाइफ, ठीक है, कल वाली बातों तक मैं जरा स्पीड से आ रहा हूं, ठीक है ना, अभी आगे एकदम से फिर सिफर की स्पीड में भी आना है हमने। फिर मैंने कहा था अगर रिवैल्यूएशन हो जाए तो वो पुरानी वाली कॉस्ट को लेकर डेप्रिशिएट अब नहीं कर सकते हम, हमें लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट चाहिए होती है, लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट चाहिए होती है। हमें क्या चाहिए होती है जी? रिवैल्यूड अमाउंट, जो सामने पड़ी होगी वही, ठीक है। और रेजिडुअल वैल्यू भी रिवाइज चाहिए होती है, और अगर रिवाइज ना की हो सवाल में तो पुराने वाली को ही रिवाइज मान लेते हैं, लेकिन हमारे सवाल में तो गिवन ही नहीं है ना, ठीक है, ये तो टेस्ट में एकदम से आ जाती है फिर। ओके, उसके बाद ओरिजिनल लाइफ की बजाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ठीक है जी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। और इससे भी अहम बात क्या की थी आपसे मैंने कि ये जो रिमेनिंग लाइफ है ये आपने किस दिन खड़े होकर निकालनी है? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे, ठीक है ना। ये किस दिन निकालेंगे आप? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे। जैसे चेंज इन एस्टीमेट हुआ था तो रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकाली थी? डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन पे, ठीक है ना। ऐसे ही ये डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ी तो अब 500 की बजाय क्या उठाओगे? 900। डिवाइड करोगे 10 से? नहीं, 31/16 में खड़े होकर लाइफ निकालोगे रिमेनिंग? बोलो, 31/16 में खड़े होकर लाइफ निकालोगे? नहीं, किस दिन? यकम जनवरी 16, ये है रिवैल्यूएशन की डेट। तो यकम जनवरी 15 से यकम जनवरी 16 तक एसेट कितना गुजार चुका जिंदगी? 1 साल गुजर चुका है। टोटल कितनी जिंदगी थी? 10 साल। तो रिमेनिंग कितना आता है? 100। डेप्रिसिएशन आ गई और ये आ गई बुक वैल्यू 800। साथ ही मैंने आपको कहा था जो हशर एसिड के साथ करो वही सरप्लस के साथ भी करना है। तो सरप्लस कितना है? 450। डिवाइड करो इसको 9 से, आंसर वुड बी 50 और 400, ठीक है। पहली एंट्री डेप्रिसिएशन की करवा दो। बोलो, फूटो फूटो फूटो, डेथ बढ़ जाती है बोलने से जी। हालांकि पास हो रहे हैं ये बोलने वाले बच्चों ने जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मुझे पता सब बच्चे एंट्री बोल रहे हैं, सब बच्चे पास होने वाले एंट्री बोल रहे हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अच्छा जी, कितना है? 100। और आज करेंगे अब हम अपनी फेवरेट एंट्री को एक्सप्लेन, इसको सीख लेते हैं, ठीक है। इसी का ही ना मसला क्या है? मसला ये है कि अगर एसेट रीवैल्यू ना होता तो डेप्रिसिएशन कितनी होती? 50-50 होती।
फ्री वैल्यू होके 900 पे गया तो डेप्रिसिएशन कहां पहुंच गई? 100 पे। तो कितनी ज्यादा डेप्रिसिएशन है? 50। ये इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं जी? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन। ये मैंने आपको जब वो ओरिजिनल तरीके से तो ऐसी निकाली जा सकती है कि आप कहेंगे जी पहले 50 होती अब 100 हो गई है तो देखो डिफरेंस 50 है, लेकिन हमने इसका एक शॉर्टकट जुगाड़ लगाया हुआ है, वो कल ही लगा लिया था। वो क्या है? वो क्या है? जो सरप्लस आए उसको भी उसी लाइन से डिवाइड कर दो रिमेनिंग से, जिसको ऐसे जिससे ऐसे वो किया हुआ है, तो ये 50 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपकी ऑटोमेटिकली आ जाया करेगी। कल वाला क्लास वर्क वाला सवाल ओपन करें, कल क्लास वर्क वाला सवाल ओपन करें, अगर ऐसे चेक भी कर लेते हैं। क्लास वर्क वाला सवाल आपने होमवर्क नहीं किया ना बेटा, है ना? हाँ, कहाँ किया हुआ? दूसरे रजिस्टर में। एक ही रजिस्टर होना चाहिए, आज के बाद 2 रजिस्टर वाले काम खत्म करें, ठीक है ना? ओके जी जी। पहले साल में डेप्रिसिएशन 5 रुपए थी, बोले, फिर एसिड रीवैल्यू हुआ और डेप्रिसिएशन 6.3 हो गई, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 1.3। लेकिन हमने इसको 6.3 और 5 के डिफरेंस से नहीं निकाला था, बल्कि हमने 25 के सरप्लस को डिवाइड किया था। कितना? 19 था, 19 से डिवाइड करो तो 1.3 आ गया। ऐसे ही हुआ था। चलो आजमा लें जरा होमवर्क वाले सवालों पे भी। ये आपका सवाल था होमवर्क वाला, ठीक है? पहला सवाल यही था। 500 का एसिड खरीदा था हमने, यही था। ये तो दूसरा है, नहीं पहला ये, ठीक है? 500 का एसिड खरीदा था हमने और 50 की डेप्रिसिएशन थी, इसकी रिवैल्यूएशन हुई और 100 की आ गई। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बन रही है कितनी? 50। हमने ऐसे नहीं देखा होगा घर पे, आपने किया होगा 450 सरप्लस डिवाइडेड बाय 9। तीसरा सवाल वर्किंग जी, 40 की डेप्रिसिएशन आ रही थी अच्छी खासी, रिवैल्यूएशन हुई अपवर्ड, ऐसे चला गया 1000 पे, डेप्रिसिएशन चली गई 56 पे, तो कितनी इंक्रीमेंटल है? 16। लेकिन ऐसे नहीं निकाली होगी आपने कितना सरप्लस आया था? 280 का जो सरप्लस आया था उसको डिवाइड बाय 18 किया होगा और आपका 16 का आंसर आ गया होगा, ठीक है ना? तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ये हमने जुगाड़ रखा हुआ है। ओके, सही है? अच्छा, इस सवाल पे हैं हम। तो ये 50 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पे ना मुझे एतराज है सख्त किस्म का। वो एतराज क्या है? देखें, रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई तो 450 का गेन आया कि नहीं आया? आया। हमें प्रूडेंस, एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है जी? अरे नहीं, मुसीबत आ गई है जी। आप कहेंगे ये क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की जो डेफिनेशन है ना, असल तो वो तो इंशाल्लाह आखिरी क्लास में आपको, आखिरी या सेकंड लास्ट क्लास में जब थ्योरी को इकट्ठा करूंगा ना, वहां पे लिखवा दूंगा। लेकिन इसको, इसकी थीम, इसका कॉन्सेप्ट ये समझते समझते सारे सिलेबस में जाएंगे हम, ठीक है ना? लिख करने पे लेंगे, 1 लाइन 2 लाइन वो लिख लेंगे, ठीक है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट प्रूडेंस अक्लमंदी को कहते हैं, ठीक है ना? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में आपको कोई गेन आना है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड मत करो। उसकी वजह भी बता दिया, क्या उन्होंने पैसे भी मांग लेते हैं आगे, ठीक है? और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में आपको लॉस आना है, आज ही रिकॉर्ड कर लो उसको, आज ही रिकॉर्ड कर लो, ठीक है ना? ज़हनी तौर पे उनको आज ही तैयार कर लो, लॉस आज ही रिकॉर्ड कर लो, एहतियात कर लो, फ्यूचर में लॉस होना ही है, आज ही रिकॉर्ड। अक्लमंदी का तकाजा यही होता है कि फ्यूचर गेन्स को आप आज रिकॉर्ड मत करें, उसके लिए फ्यूचर का इंतजार करें, जबकि फ्यूचर लॉसेस को, एक्सपेक्टेड लॉसेस, एंटिसिपेटेड लॉसेस को आप आज ही रिकॉर्ड कर लें, ठीक है? तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चाहे उर्दू में लिख लें अपने पास फिलहाल। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन्स को, आप मेरे साथ साथ वो तो नहीं कर रहे हैं भाई, और मुझे बताएं ये यहां से यहां तक पूरा फ्रेम है और ये जगह खाली खाली तो नहीं बीच में आ रही, इधर से तो नहीं आ रही खाली जगह, इधर से तो नहीं आ रही खाली, इधर है को नहीं, मैक्सिमम जूम करके रखना आपको, ठीक है? अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन्स को प्रॉफिट एंड लॉस में आज रिकॉर्ड नहीं करना। फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन्स को आज प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना, जबकि फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस, एंटिसिपेटेड लॉस, ठीक है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में आज ही रिकॉर्ड कर लेना है। अक्लमंदी का तकाजा है, ठीक है ना? फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में आज ही रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है? और ये कोई पहली बार नहीं है अब कि हम ये करेंगे, सॉरी आज तो पहली बार है, लेकिन ये आखिरी बार नहीं है कि हम इस बात को कर रहे हैं, ठीक है? हम आगे जाएंगे, मैं आपको इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां पे भी हम एनआरवी लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, हालांकि होगा फ्यूचर। फिर हम आगे जाएंगे, मैं आपको बैड डाउटफुल डेट का अकाउंट रिवाइज करवाऊंगा, उसके अंदर डाउटफुल डेट्स एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, फ्यूचर का लॉस होगा आज ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर हम आगे 36 पढ़ेंगे, उसमें इंपेयरमेंट लॉस आएगा, फ्यूचर का लॉस होगा आज ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ठीक है? इस तरह से हमने कई दफा ये बात करनी है, ये काम करना है, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में बार बार आते रहना है, ठीक है ना? ओके,
तो कहां से थे, कहां से कहां चले गए? हाँ, बात हो रही थी एसेट अपवर्ड रीवैल्यू हुआ तो 450 का गेन आ गया, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस में हमें प्रूडेंस में रिकॉर्ड करने नहीं दिए, ठीक है। लेकिन अगर आप डीप डाउन जाकर सोचें तो इस अपवर्ड रीवैल्यू की वजह से हमें एक डज लग गई है। क्या लग गई है? डज समझते हैं? हमें एक नुकसान हो गया। वो क्या? डेप्रीसिएशन जो पहले 50 रुपए आती थी इस दफा 100 आ गई। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है ना, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लिखता नहीं हूं, एक्सपेंस बोलता तो हूं, एक्सपेंस, ठीक है ना, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कहां जाता है? कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब 100 रुपए से डेप्रिसिएशन 50 से बढ़ के कितनी हो गई? 100। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 50 से बढ़ गया। ये एक्सपेंस 50 से बढ़ा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट 50 से कम हो गया। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट ने कम ही होना है ना, ठीक है। तो 50 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ा जिस वजह से प्रॉफिट 50 से कम हो गया। एतराज है हमें इस पे? क्यों एतराज है? सोच के बताओ। हम प्रूडेंस को कहेंगे देखो प्रूडेंस बात सुनो, आपने हमें इस एसेट के ऊपर सरप्लस आने पर वो सरप्लस रिकॉर्ड नहीं करने दिया, तो फिर इसी सरप्लस के आने की वजह से तो 50 की डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा पड़ी है, हमें इंक्रीमेंटल पड़ी है, फिर उसका असर भी हमें निकालने की इजाजत उसने कहा ठीक है वो कर लो। अकाउंटेंट ने कहा ये आप कर लो। बात समझे हो? जब गेन रिकॉर्ड नहीं कर रहे 450 का, इसी गेन की वजह से तो 50 की एक्सेट, या तो ये गेन रिकॉर्ड करने दो, हम 100 की डेप्रिसिएशन पे राजी हैं। अगर गेन रिकॉर्ड नहीं करना है तो फिर 50 की डेप्रिसिएशन जो एक्स्ट्रा पड़ी है इस वजह से रियलाइज प्रॉफिट 50 से जो कम हुए हैं उसका असर हमने क्या करना है? खत्म करना है। उसका असर क्या करना है? खत्म करना है, ठीक है। तो इस एंट्री के साथ स्टार लगाएं, यहां पे जो जगह बनी है स्टार लगाएं, और 4 पॉइंट्स के अंदर 3-4 पॉइंट्स लिखवाता हूं। वो 3-4 पॉइंट्स के अंदर ये एंट्री हम ड्राइव करते हैं, उर्दू के अंदर पॉइंट लिखेंगे सादा अल्फाज में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखें, लिखवाता हूं जी, लिखें अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से, अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुआ ना बेटा, 500 से ऐसे चला गया है 900 पर, तो अपवर्ड ही हुआ ना। अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से, ऐसे ना मैं जरा बना रहा हूं बेस, उसके बाद आप आगे लिखना शुरू कर दें। अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 50 रुपए से बढ़ गया। पॉइंट नंबर 2 लिखें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट 50 से कम हो गया। कोई जल्दी नहीं मुझे, मैंने फिर 2 सवाल लिखे थे क्लास वर्क में, लेकिन एक ही करवाया, उसी को सुकून से करवाया, रगड़ा देकर करवाया, ठीक है ना, और दूसरा होमवर्क में चला गया। समझना जरूरी है कि भागदौड़ करना जरूरी है। हमने आज 10 सवाल किए क्लास में, हमने एक समझ लिया जी। अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 50 रुपए से बढ़ गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट 50 से कम हो गया, और रिटेन्ड अर्निंग्स भी, हाँ आ जाओ। ऐसे नहीं कल का दिन आधा घंटा इस पे लगाया था, ठीक है। कोई बात थी तो रिटेन्ड अर्निंग्स का हमें नहीं पता था, रिवैल्यूएशन सरप्लस का हमें नहीं पता था, कैसे हम रिवैल्यूएशन करते, तो ये बेसिक एग्जांपल बहरहाल करना जरूरी थी, ठीक है जी। इधर देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2015 के अंदर 69 का प्रॉफिट आया। वो 69 का प्रॉफिट वहां से निकला और कैपिटल में ऐड होता था, वही कैपिटल में ऐड होने की बजाय आज हमने क्या करना शुरू किया, उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में अलग कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब जब प्रॉफिट आता है, बारिश आता है नहीं, जब प्रॉफिट आता है तो रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड होता है जाकर, ठीक है ना। अगर मैं प्रॉफिट को बढ़ाऊंगा, मैं प्रॉफिट को 69 से बढ़ा के 79 कर दूं तो रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस 70, ये नहीं समझ आया, यहां से समझो। मैं प्रॉफिट को 85 से बढ़ाकर अगर 90 कर दूं तो रिटेन्ड अर्निंग्स 154 से बढ़कर 159 हो जाएंगी। इसका मतलब अगर प्रॉफिट बढ़े तो रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम हो तो रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस कम होगा। ये बात समझ आती है? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मींस अर्निंग्स यार। प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट जब इकट्ठे होते रहते हैं तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स बन जाते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब है प्रॉफिट्स जो एक्यूमुलेट हुए पड़े, जो रिटेन्ड है, जो हमने निकाले नहीं है, बिजनेस ने कमा लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब अर्निंग्स ही होता है। प्रॉफिट मींस रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स मींस प्रॉफिट। भाई साहब को उठा दो जी, ऐसे सर रख के बैठे हुए जी, जाग रहे हो? अच्छा जी। तो प्रॉफिट मींस रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स मींस प्रॉफिट्स। एक ही बात है ना, फर्क यह है कि प्रॉफिट 1 साल का है और रिटेन्ड अर्निंग्स में कई साल के प्रॉफिट इकट्ठे हुए पड़ते हैं। पिछली क्लास के अंदर एक बच्चे ने सवाल पूछा था, तो उसके सवाल वो आप लोगों ने तो पूछा नहीं, लेकिन चलो मैं बता देता हूं अब क्या हो जी। रिटेन्ड अर्निंग्स
ब्रॉड डाउन में मिसाल के तौर पर रिटेन अर्निंग्स 15 रुपए पड़ी थी, इस साल में 10 रुपए का लॉस आ गया, क्या होगा? नेट प्रॉफिट की बजाय नेट लॉस आ गया, वो 10 रुपए डेबिट कर दो, क्लोजिंग 5 रह गए। ठीक है, अच्छा अगले साल ये ब्रॉड डाउन बना 5, ये नॉर्मल बैलेंस है, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट नेचर का अकाउंट है ना, उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट ही होता है, हमें फिर लॉस आ गया। क्या हुआ? नहीं आ सकता, लॉसेस चल रहे हैं, हालात खराब है, हमें फिर लॉस आ गया, और लॉस आ गया हमें लेट से 12 रुपए का, तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से अक्यूमुलेटेड लॉसेस की तरफ चले गए हम। रिटेन्ड अर्निंग्स की बजाय रिटेन्ड लॉस आएगा, ठीक है, बैलेंस क्लोजिंग आ जाएगा एबनॉर्मल साइड पे, कितना? यानी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट बैलेंस भी शो कर सकती है। ठीक है, अच्छा अब अगले साल ओपनिंग बनेगा डेबिट बैलेंस, इसको देखते ही क्या कहेंगे? इसके तो लॉसेस पड़े हैं अक्यूमुलेटेड, इसके तो अक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं, ठीक है, हालात इसके बड़े खराब हैं, और फिर एकदम से हालात अच्छे हुए और हमें लहरें बहरें हो गई, हमें प्रॉफिट जो है वो कोई 20 रुपए भाई ने कहा आ गया, अब वापस नॉर्मल कितना? 13। तो एक तो मैंने आपको यह बताया कि लॉस आ जाए तो रिटेन अर्निंग में डेबिट होता है, दूसरा मैंने आपको आज यह समझाया कि नॉर्मल से एबनॉर्मल बैलेंस बन सकता है और एबनॉर्मल से नॉर्मल भी हो सकता है रिटेन अर्निंग्स के अंदर। ये बात समझ आती है? ये ऐसे ही जरा मैंने लिख दिया, वैसे वो किसी बच्चे ने सवाल किया था तो आपकी क्लास में किसी ने किया नहीं, मैं कहा चलो आपको ही बता देता, ज्ञान ही है। ठीक है, तो ये बात समझ आई है? अच्छा चलो, अच्छा कहां थे हम? हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि प्रॉफिट बढ़ने से रिटेन अर्निंग्स बढ़ती हैं, ये जरा एक पॉइंट लिखवाया था तो बस, असल में आज बहुत ज्यादा ऐसे मैं आगे भी बस बात करता हूँ, आगे निकल जाता हूँ, जरा मुझे काबू रखना है आपने, ठीक है ना? अच्छा यहां थे हम, सॉरी, हाँ जी, पॉइंट 1, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन 50 रुपए से बढ़ गई। पॉइंट 2, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट 50 से कम हो गया, जिसका मतलब, या यूं कह लें, फुल स्टॉप के बाद लिखें, फुल स्टॉप का दोबारा लिखें, नया पॉइंट नहीं डालना। दूसरा पॉइंट क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट 50 से कम हो गया, फुल स्टॉप के बाद आगे लिखें, प्रॉफिट के कम होने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स आप बताओगे, प्रॉफिट कम होने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हो गई, लिखे। अच्छा इसको तीसरा पॉइंट बना ले, बहुत अच्छा है, ये तो और अच्छा होगा, पिछली क्लास में नहीं बनाया था, आप बना ले जी। प्रॉफिट के कम होने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हो गई, वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी 50 से कम हो गई। ओके, लो काम हो गया अपना। ये है अभी तक जो मामला हुआ। फिर सुनो एक बार, क्योंकि आप लिखने पे ना बहुत जोर देते, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जरा लिख लें तो फिर सुन लें, ठीक है जी। अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50 से बढ़ गया। डेप्रिसिएशन पॉइंट 2, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट 50 से कम हो गया। पॉइंट 3, प्रॉफिट के कम होने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी 50 से कम हो गई। खतरा, क्या मतलब? हमें इस पे एतराज है, ठीक है, हमें इस पे क्यों एतराज है? और प्रॉफिट के आगे ले आया ना, स्टेप पर प्रॉफिट, देखो मुझे खुद बताओ, क्या ये प्रॉफिट का 50 से कम होना हम कबूल कर सकते हैं? हमें कबूल करना चाहिए ये। जब हमारे उस सरप्लस 450 को उसने नहीं कबूल किया था, तो फिर उस सरप्लस की वजह से आने वाला ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट जो है, हम भी इसको प्रॉफिट एंड लॉस को कम करने नहीं देंगे। तो हम स्टेप 4 में अब क्या करेंगे, जरा पहले सुन लें, नोट करने से पहले मुसीबत पड़ जाती है एक तो यार, नोट करने से पहले सुन लें। हमने करना क्या है? 2 तरह की बातें किताबों में लिखी मिलेंगी आपको, बल्कि ज्यादा मशहूर पहले लिख देता हूं। हम रिवर्सल करेंगे, नहीं ज्यादा मशहूर पहले ये नहीं है, ज्यादा मशहूर है, हम ट्रांसफर करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को रिटेन्ड अर्निंग्स में, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स। इसको ऐसे भी कहा जाता है, इसको ज्यादा अच्छी, जो मुझे ज्यादा पसंद बात है वो ये है, इसको यूं भी कहा जाता है कि हम रिवर्स करेंगे, रिवर्सल ऑफ आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट्स, रिवर्सल ऑफ, सारी बातें अभी 1 मिनट में पूजे में आ जाएंगी, टेंशन ना लो, सिर्फ मैं फैला रहा हूं, अभी से फैलाता जा रहा हूं, फिर अभी समेट लेते हैं, ठीक है ना। तो रिवर्सल ऑफ आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट्स, ठीक है। आप चाहो तो इसको पहले वाली बात कह लो, ठीक है, और चाहो तो दूसरे वाली बात कह लो, मतलब दोनों का ही सेम है। ओके, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ये तो है तरीका, ये तो है ट्रीटमेंट, लेकिन अगर आपको बात समझ आए कि ट्रीटमेंट ये कॉन्सेप्ट क्या है,
तो कॉन्सेप्ट तो ये पड़ा हुआ है। क्या मतलब, देखो क्या हमारा एसेट, वो भाई ने भी पूछा था कैसे पता लग रहा है सर कि अभी कमाया नहीं है, पूछा था ना भाई ने, कैसे पता लग रहा है कि कमाया नहीं है, तो मैंने कहा बेचा ही नहीं अभी उसने, ठीक है। तो क्या हमारा एसेट दरअसल 450 रुपए का प्रॉफिट ले आया? नहीं। तो ये हमारे एसेट में एक्चुअल इंक्रीज है या आर्टिफिशियल इंक्रीज है? आर्टिफिशियल इंक्रीज है। इस आर्टिफिशियल इंक्रीज की वजह से हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी 50 रुपए का आर्टिफिशियल इंक्रीज आया। इस आर्टिफिशियल इंक्रीज की वजह से हमारे प्रॉफिट्स में 50 रुपए का आर्टिफिशियल डिक्रीज आया। हमें इस पे एतराज है, हमने इसको रिवर्स करना, ठीक है। और वो ऊपर ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, अगर हम वो करेंगे ना तो ये काम हो जाएगा। लेकिन आप छोड़े सारी बात को, हमने तो अंग्रेजी थोड़ी देखनी, हम तो उर्दू के अंदर अपने एंट्री बनाते हैं आज, ठीक है। तो उर्दू में एंट्री बनाने लगे जी। अगर मैं दोबारा से बात लेकर आ रहा हूं, ठीक है। ये काम है ना, ये काम, ये स्टेप 4 है, ठीक है ना। ये मैं यहां पे उर्दू में लिखूंगा एंट्री, ठीक है। अच्छा सुन लो फिर से, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन 50 से कम बढ़ गई, जिस वजह से प्रॉफिट 50 से कम हुआ और रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हो गई, ठीक है। हमें इस पर एतराज है, ठीक है। इस पर हमें क्या है? एतराज। ये हमारा मुंह इस तरह का हो गया इसको देखकर, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना है, ठीक है। इस पे क्या है बोलो? एतराज। तो क्या करेंगे इसको? रिवर्स। बात समझ आई? एतराज है तो रिवर्स कर लो, एतराज है तो रिवर्स कर लो। बात समझ रहे हो? अगर आखिरी बार सारी साइंस को लेते हुए आओ और फिर एंट्री बनाते हैं। सबसे पहली बार, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50 से बढ़ गया, जिस वजह से प्रॉफिट 50 से कम हो गया और रिटेन्ड अर्निंग्स भी 50 से कम हो गई। हमें इस पे एतराज है, तो क्या करें? रिवर्स। अब रिवर्स करना है, ध्यान से देखना। अगर रिटेन्ड अर्निंग्स, देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको रिवर्स करना है, इसके इंपैक्ट को रिवर्स करना है ना, बोलो, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स 50 से क्या हुई पड़ी है? बोलो, कम हुई पड़ी है। रिटेन्ड 50 से कम हुई पड़ी है, तो क्या करोगे? बढ़ानी है, ठीक है। तो अब हम ये देख लो, फिर लिखना बाद में, कोई ना लिखे अभी। तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को 50 से बढ़ा लेंगे। कोई लिखे ना, खबरदार किसी ने लिखा तो, कोई लिखते हुए पकड़ा गया तो करार वाकई सजा दी जाएगी जी। मुझे बताओ कि रिवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्या है? क्रेडिट। अगर इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट नेचर की चीज को बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। अल्लाह के बंदे, क्या कह दिया तुमने यार, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सारी चीज मुझे जाती हुई पानी बहती हुई नजर आ रही है। फिर दोबारा सुने जी, हमने रिटेन्ड अर्निंग्स को 50 से क्या करना है? बढ़ाना है। रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्रेडिट है, बंदा भूल ही जाता है, कोई बात नहीं। ये देखो रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी में नजर आ रहा है, जहां शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग नजर आ रहे हैं, सरप्लस नजर आ रहा है, ये इक्विटी है। इक्विटी के आइटम सारे के सारे क्रेडिट नेचर के हैं, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्या है? क्रेडिट, ठीक है। तो अगर हमने रिटेन्ड अर्निंग्स को 50 से बढ़ाना है तो इसका मतलब क्या हुआ? हम इसे क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके, तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को 50 से बढ़ा लेंगे, ये होगा मेरा क्रेडिट इंपैक्ट, ठीक है। अब रहेगा दूसरा इंपैक्ट, कौन सा? डेबिट वाला। वो क्या है? वो कहां लेके जाएंगे? देखो, और दूसरा इंपैक्ट, और दूसरा जनरल एंट्री का दूसरा इंपैक्ट, उस अकाउंट को हिट कराएंगे जिसको सरप्लस आने पर, अच्छा ये दूसरा इंपैक्ट इधर लिख लें जरा, वो डेबिट भी, ठीक है ना, यानी डेबिट रह गया ना, ठीक है। ये पूरी बात एक बार लिख लें, फिर मैं 10 बार समझाऊंगा भी सही। एक बार मुझे लिखने दें और साथ साथ समझते हैं, ठीक है। और दूसरा इंपैक्ट यानी डेबिट, ठीक है ना। दूसरा इंपैक्ट डेबिट, उस अकाउंट को करेंगे, उस अकाउंट को देंगे जिसको सरप्लस आने पर हिट किया था। वो कौन सा अकाउंट था? यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब जरा ध्यान से देखो, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है? डेबिट। और रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो रही है? क्रेडिट। अपनी एंट्री जाकर देखो, यही तो हमने लिखी थी। अपनी एंट्री जाकर देखो, आखिरी एंट्री कल यही तो लिखी थी, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो ये देखो, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अगर एक बार आखिरी बार सुन लो, फिर मैं नोट करने का टाइम देता हूं, पॉइंट 4, ठीक है। जरा सुन लो ध्यान से, सुन लो। अपवर्ड सुन लो सारे, अपवर्ड समझ भी लो। अपवर्ड रिवीजन की वजह से डेप्रिसिएशन 50 से बढ़ गई, जिस वजह से प्रॉफिट 50 से कम हुआ और रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हो गई। अब हम इस पे एतराज है, अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या करेंगे? अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाएंगे, यानी क्रेडिट, और कम करेंगे। दूसरा इंपैक्ट डेबिट, उस अकाउंट को दे लेंगे जिसको सरप्लस आने पर हिट किया था, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। तो
कर रहे हो ना, अलग अलग रंग नजर आप लोग लिखे बेशक डेबिट। जी रीटेंड अर्निंग्स हुए बड़े हमारे क्रेडिट, इस एंट्री में हो रही है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा हो रहा है डेबिट। अब ठीक है जी, कोने पे बैठे बैठे। तो जी आखिरकार हमने फिर एंट्री ड्राइव कर ही ली है। इतनी तो मैं कहता हूँ नोट कर लो, तो ऐसे सुकून से नोट करने लगे जैसे बस जिंदगी में और कोई काम ही कोई नहीं है हमारा। सवाल पूरा करना है, जल्दी करें जी। जी दोस्तों ये देखो, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है 50, ये डेप्रिसिएशन हो चुकी है, ज्यादा हो गई है 50, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है 50, ठीक है। तो हमने इसका इंपैक्ट जो है वो खत्म करना है, तो उसके लिए मैंने इतनी लंबी कहानी आपको सुनाई और लिखवाई जी। अपवर्ड रिवर्स की वजह से डेप्रिसिएशन 50 रुपए से बढ़ी, जिस वजह से प्रॉफिट 50 से कम हुए, रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हुई। अब ये देखना जरा, अब हम क्या करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाएंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्रेडिट है, तो क्रेडिट नेचर के अकाउंट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो रिटेन्ड अर्निंग हो गई, जगह जरा कम है आर अर्निंग्स। रिटेन पर्चे में जनरल एंट्रीज मांगे तो पूरा रिटेन्ड अर्निंग्स लिखना, ठीक है जी। तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या कर देंगे हम, 50 से क्रेडिट, और दूसरा इंपैक्ट उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे जिसको सरप्लस आने पर हिट किया था। सरप्लस आने पर रीवैल्यूएशन सरप्लस को ही तो हिट किया था, उसको क्या कर दो, डेबिट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है जी। इसके नरेशन में आप दोनों बातों से कोई भी लिख लें। आप ये भी लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है, रिवर्सल ऑफ, नहीं रिवर्सल ऑफ, दो चीजें लाता है पाइन, रिवर्सल ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, किसने बोला, रिवर्सल ऑफ आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट बोलो, या ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल टू रिटेन्ड बोलो, ठीक है ना। एक बात करो जी, रिवर्सल ऑफ आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट्स, ये मुझे पसंद है ज्यादा बात, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा अच्छी क्यों कहूंगा दूसरी को, क्योंकि वो किताबों में ज्यादा इस्तेमाल वो होती है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर करती है, और दूसरी किताबों में ज्यादा नजर आएगी आपको। वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। पर्चे में सिर्फ इतना लिख दोगे, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, दैट्स इट, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए पहली बार ऐसे लंबी लंबी कहानियां लिखी जाती है। यहां तक कोई मसला है तो बताएं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। किसी को कोई सवाल नहीं तो मेरे को जवाब, चलें आगे जी। क्या नहीं, लॉस तो हो गया ना हमें, जब 50 की डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा पड़ी तो ये लॉस ही तो हुआ हमें, प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम होने का मतलब क्या है, इतना नुकसान हुआ हमें, हालांकि उसका गेन रिकॉर्ड नहीं करने दिया हमें उन्होंने, तो वो इंपैक्ट निकाल रहे हैं, 50 का इंपैक्ट निकाल रहे हैं। 100 रुपए की डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चली गई, नहीं चली गई। आप एक दिल में आ रही है 50 की डेप्रिसिएशन कर देंगे, ऐसे नहीं है, काउंटिंग है ऐसे ही कि डेप्रिशिएट आप 900 में होना था तो 100 रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाकर फिर उसके इंपैक्ट को निकाल लेते हैं। बेसिकली ना प्रॉफिट एंड लॉस से अगला स्टेप रिटेन्ड अर्निंग्स जो है, ये दरअसल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी का आइटम है, हमारे सिलेबस में हम बनाएंगे। इक्विटी के अंदर ना जितने भी आइटम्स हैं, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम आएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स है, सरप्लस है, एक आधी चीज और आएगी, ये सारे के सारे इक्विटी आइटम्स की हम स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। वहां पर ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल हमने क्या किया है, दरअसल हमने यहां पर डेप्रिसिएशन पूरी रिकॉर्ड कर ली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। लेकिन ये 50 का इंक्रीमेंटल का इंपैक्ट था, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं किया, इसको ले गए इक्विटी में, और ये मूवमेंट इन इक्विटी कहलाती है। हमने देखो इक्विटी में ही रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी है, इक्विटी में ही रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है, हमने एक अकाउंट से कुछ पैसे निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दिए हैं, तो ये हमने विद इन इक्विटी मूवमेंट की है, इसको वहीं पर ही किया करते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चला जाएगा एक बार जी, ठीक है। चले आगे, और कोई सवाल? लो जी, अगला साल हो गया लालो लाल, अगला साल लालो लाल, वाह क्या हुआ, यकम जनवरी 17, हो नजर आ रहा है, नहीं आ रहा तो अपने नोट्स को देख लो। यकम जनवरी 17 पर 360 मिलियन पर एसेट आ गया,
तो क्या हुआ, हमें इससे क्या, एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, डेट जो भी है, हमारे तो वही उसूल है। वर्किंग के लिए एक उसूल है, क्या, एक लाइन खाली छोड़ते हैं और रिवैल्यूड अमाउंट लिख लेते हैं, सरप्लस ऑफ बैलेंस निकाल लेते हैं। और एंट्रीज के लिए दो काम, पहला ट्रांसफर की एंट्री, दूसरा सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तो एक लाइन खाली छोड़ी, मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में नोट किया था ना, मैं सुस्ती से मैंने बिल मिटाया नहीं है। तो बताएं जी, एक लाइन खाली छोड़कर कितना लिखेंगे, 360। ये क्या है, रिवैल्यूड अमाउंट। ठीक है, अब एसेट 800 से कितना कम हुआ, 440 कम हो गया, तो आज भी गेन है फिर नहीं, आज रिवैल्यूएशन पर लॉस आ गया, इसे आप लॉस बोलते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। अब एक छोटी सी क्विक बात सुने, क्विक बात, भाई बैटरी इज रनिंग लो, भाई बैटरी इज रनिंग लो एंड यू आर रनिंग नॉट लो। ये देखें जी, अभी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बात मैंने आपको बताई, ठीक है, वो लग जाएगा बेटा, वो लग जाएगा, आप लोग इधर तो बजोगे जी। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बात आप लोगों को बताई। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने कहा था कि अगर फ्यूचर का गेन हो तो उसे रिकॉर्ड मत करना। उसका हल हमने क्या निकाला था, बैलेंस शीट के अंदर हमने इक्विटी में डिवैल्यूएशन सरप्लस 450 का रिकॉर्ड किया था, वो फिर 50 कम होकर 400 रह गया हुआ है, ऐसे ही है, तो बोलो ये मामला था। और फिर इस साल पे आ गया लॉस, ठीक है, और पूरे से कहा हुआ है कि फ्यूचर के लॉसेज हो, लग जाएगा भाई, लग जाएगा, लग जाएगा, आप ही लगा दो, सोचो नहीं लग रहा उससे तो जी, सारा टेम्पो तोड़ दिया इधर उधर देख के। पूरे कॉन्सेप्ट ने कहा था कि फ्यूचर के गेन को आज रिकॉर्ड नहीं करना प्रॉफिट लॉस में, हल निकाला हमने, इक्विटी में उसको रख दिया अनरियलाइज्ड गेन के नाम से अलग थलग, ठीक है, लॉस आ गया। पूरे कह रहा है फ्यूचर के लॉस को आज रिकॉर्ड कर लो, प्रॉफिट लॉस में जाओ, अदर एक्सपेंसेस में जाओ, एक्सपेंसेस में, और वहां पर लिख लो रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है, कितना 440। अब मुझे इस पर थोड़ा एतराज है, आपको कोई एतराज है? मैंने कह दिया इसलिए, क्या एतराज है? ये एतराज नहीं मुझे, और कोई, और बोलो, बड़े एतराज आ रहे थे, बोलो। हाँ, लॉस वो तो फ्यूचर, वो तो पूरे से कहा फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड करना है, ये तो कोई एतराज नहीं। सादा सी बात, देखो सीए के बच्चे का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि सादा बात को भी मुश्किल बना लेता है अपने लिए, ठीक है ना, ठीक है, बड़ी सादा सी बात है। मुझे इस पर यह एतराज है कि एक एसेट एक ही वक्त में फ्यूचर का गेन भी शो कर रहा है, फ्यूचर का लॉस भी शो कर रहा है, बेतुकी बात है, बात समझे हो, इतनी सी बात, ठीक है ना, कि आपका एक एसेट है, आप कह रहे हो ये फ्यूचर में गेन देगा, साथ ही साथ कह रहे हो फ्यूचर में लॉस भी देगा, तो यार सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये दो कंपोनेंट्स हैं, एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट। आप एक कंपोनेंट में कह रहे हो फ्यूचर का गेन दे रहा है, दूसरे में कह रहे हैं फ्यूचर का लॉस दे रहा है, तो बात तो कोई ना हुई, तो बात समझे हो, ठीक है। इसका मतलब आपको फिर क्या करना चाहिए, इनको नेट कर लेना चाहिए, ठीक है, नेट कर लेना चाहिए, यानी लॉस आया तो वो देखे पहले को सरप्लस बढ़ा, सरप्लस बढ़ा था, उन्होंने सारा सरप्लस हड़प कर लिया, 40 का लॉस जो बच गया ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ठीक है। अब ये काम वर्किंग के अंदर ऐसे किया करेंगे, देखने बात समझ आई है, लॉस आ गया, लॉस आ गया, लॉस में सबसे पहले देखना ऊपर को सरप्लस तो नहीं पड़ा, सरप्लस कितना पड़ा है, 400 का बचा पड़ा है, तो उसने क्या किया, सरप्लस को अवतारी में खा लिया, ठीक है, सरप्लस कितना बचा, कख नहीं बचा, स्वा बची यहां पे, स्वा राख, ठीक है, लॉस अभी भी बच गया, 40 का लॉस, ये फ्यूचर का लॉस है, करो रिकॉर्ड बिजनेस कहता है, लेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये आखिरी कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस का था, और ये इस तरह से बैलेंस शो कर, ठीक है, सही है। अच्छा, अब आपके ज़हन में पता क्या आएगा, सर अगर गेन है तो फिर गेन आ जाता, भाई सवाल देख लेंगे, सर लॉस होता पहले और फिर लॉस आता, सवाल देखेंगे, भाई सर गेन पे लॉस, लॉस पे गेन, लॉस पे लॉस, सब कुछ देखेंगे, फिलहाल जो सामने है वो समझ आ रहा है, सिर्फ इसी को सोचना फिलहाल, ठीक है। क्या हुआ, सरप्लस आया, रिकॉर्ड किया हमने, थोड़ा सा कम हुआ, अगले साल लॉस आ गया, लॉस सबसे पहले सरप्लस देखना है, जब सरप्लस आएगा ना पहले लॉस को देखे करेगा, ठीक है, तो वो होगा तो एडजस्ट होने के बाद देखेंगे, सवाल आएगा तब देखेंगे ना, सवाल आने कल इंशाल्लाह, कल 3 डिवीजन वाला सवाल आएगा इसी तरह से, ठीक है ना, कल हम 3 डिवीजन वाला सवाल करेंगे, फिलहाल तो इसकी बात करो जी। लॉस आया 440 का उसने सबसे पहले सरप्लस को देखा, सरप्लस पड़ा हुआ था 400 का, उसने सबसे पहले उसको खत्म किया, लॉस फिर भी बच गया, तो वो लॉस कहां चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, मिसाल के तौर पे लॉस इतना ना आता कि सरप्लस को खा सकता, तो मिसाल के तौर पे 340 आ जाता, तो 340 यहां से माइनस होकर 60 यहां बच जाता, आगे कुछ भी ना जाता, बात समझ रहे हो। तो लॉस आया और उसने पहले सरप्लस को खाया, और अगर बच गया तो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में। लॉस आया तो पहले उसने सरप्लस को खाया, मैं शायर बनता जा रहा हूं, मुझे लग रहा है, लॉस आया तो पहले उसने, जैसे मैंने भी कहा था आखिरी सवाल आखिरी साल लालो लाल, तो शायर बनता जा रहा हूं ना जी। तो लॉस आया, पहले उसने सरप्लस को खाया, जो बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, ठीक है।
एंट्रीज की बारी आ गई है जी, वर्किंग तो हो गई, डेप्थ की एंट्री कर लेते हैं। फिलहाल जरा जागती आंखों सुनते कानों के साथ ये एंट्री करवाएं। पहली एंट्री क्या होगी? ट्रांसफर की पहली एंट्री ट्रांसफर की करनी है, चाहे लॉस आए चाहे सरप्लस आए, जिस दिन मर्जी रिवर्जन हो रही है, ठीक है। पहला काम एंट्रीज में रिवर्जन के दिन क्या करेंगे? ट्रांसफर की एंट्री पास होने वाले बच्चों ने क्या बोली? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट, एसेट, क्रेडिट। अब अगली बात सुनो, लेजर तो मैं नहीं बना रहा, अब मैं एंट्रीज को ऐसे ही देखूंगा। किसने पूछा था? ऐसे क्रेडिट हुआ था, डेबिट होकर नील हो गया, ठीक है। फिर क्रेडिट हुआ था, अभी तक डेबिट नहीं हुआ, देख लो आगे, ठीक है। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस मौजूद है? 100 रुपया। तो इसलिए क्या कर दूं? डेबिट। तो मैं क्यों लेजर की मोहताजी लूं? एक्यूमुलेटेड डेप्शन, डेबिट, एसेट, क्रेडिट, डन। अच्छा, अब अगली एंट्री है लॉस की। लॉस की एंट्री थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आपकी वर्किंग आपको ये एंट्री खुद करवाएगी। कैसे? एसेट अकाउंट की नेचर क्या होती है? एसेट की नेचर डेबिट, और रीवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। बता चुका पहले। प्रॉफिट लॉस की अपनी कोई नेचर नहीं होती, उसमें इनकम्स जाए तो क्रेडिट होती है, एक्सपेंसेस जाए तो डेबिट होते हैं। अगर इनकम्स बढ़ जाए तो प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का, एक्सपेंसेस बढ़ जाए तो लॉस डेबिट नेचर का, ठीक है ना। तो अब ये वर्किंग ही आपको एंट्री करवाएगी। जैसे सबसे पहले एसेट क्या हो रहा है? माइनस, कम। एसेट क्या हो रहा है? कम। एसेट का कम होना डेबिट नेचर की चीज है, एसेट का कम होना क्रेडिट। एसेट अकाउंट हो गया कितने से? 440 से क्रेडिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्या हो रहा है? कम। नेचर क्या है इसकी? क्रेडिट नेचर का अकाउंट। अगर कम होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से? 400 से। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट जा रहा है या लॉस जा रहा है? नेगेटिव लॉस जा रहा है। अच्छा, जरा थोड़ा सा पीछे जाकर देखो, डिस्पोजल अकाउंट की एंट्री की थी किसी जमाने में हमने, करीब जमाना, ये बिल्कुल माजी करीब में ही की है, ठीक है। जिस दिन लॉस आता था जनरल एंट्री के अंदर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता था? डेबिट। और जिस दिन गेन आता था तो क्रेडिट। तो ये रीवैल्यूएशन लॉस बचा है, प्रॉफिट लॉस में जा रहा है, तो जनरल एंट्री प्रॉफिट लॉस में क्या होना है? डेबिट। वैसे भी एंट्री बराबर नहीं हो रही थी, आपने 40 देर लिखना था, यहां पे क्या लिख दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन आमिर भाई कैमरा नहीं बंद करना, लेकिन वो ऑन कर सकते हैं आप, प्रोजेक्टर वगैरह किसी ने करना हो तो खास खुद ही होगा। चले ठीक है। अच्छा जी, समझ आइए बात, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग क्यों लिखा मैंने? देखो 440 का टोटल लॉस था, 400 का लॉस रीवैल्यूएशन सरप्लस को खा गया, जो बैलेंस बचा 40 वो प्रॉफिट लॉस को डेबिट कर दिया हमने, ठीक है। तो बगैर नजर आने मुश्किल नजर आने एंट्री मुश्किल नहीं है, हमारी एंट्री हमें वो हमारी वर्किंग में वो एंट्री करवा रही है। एसेट क्या हो रहा है? एसेट क्या हो रहा है? कम। क्रेडिट नेचर की चीजें कम हो तो मतलब क्रेडिट। फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है? कम। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्रेडिट, कम हो रहा है मतलब डेबिट। और प्रॉफिट लॉस में क्या जा रहा है? लॉस। लॉस जा रहा है तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा? डेबिट। हो गई एंट्री, ठीक है। नोट करो यहां तक एंट्री। ऐसे 50 की डिडक्शन पहले साल की आई थी, वो अगले साल के पहले दिन ट्रांसफर होकर एलिमिनेट होकर जीरो हो गई। दूसरे साल के एंड पर इतनी डिडक्शन एक्यूमुलेट हुई थी, यही पड़ी है, इसको डेबिट कर दिया हमने। जितनी डिडक्शन पड़ी होगी 150 कितना पड़ी? 50 से पहले एलिमिनेट हो चुकी है, तो 100 ही पड़ी हुई थी। समझ आया ये? दो तीन बातें करनी थी, रही हुई हैं, कल याद कराना यार। कल आज वो असल में बिजली के प्रॉब्लम में थोड़ा सा 5-7 में जाया कर दी है। मुझे छोटी छोटी 2-3 बातें रहती हैं डेप्रिसिएशन वाली, ऐसे छोटी छोटी बातें बस गपशप लगाने वाली हैं। टाइम होगा, आज होगा, टाइम बच गया तो 2-3 मिनट में उनमें हो जाएंगी 1-2 बातें। अच्छा जी, अब भाई डेप्रिसिएशन की बारी आ चुकी है। डेप्रिसिएशन के लिए हमें रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए होती है, तो 900 ले लेंगे। नहीं, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए। 900 इज माजी का किस्सा, ओके। अच्छा, डिवाइड करेंगे 9 से ना, रिमेनिंग लाइफ भी निकालेंगे रिवैल्यूएशन के दिन। कौन सा रिवैल्यूएशन? लेटेस्ट रिवैल्यूएशन के दिन। और जो रिवैल्यूड अमाउंट ले रहे हो उसी दिन की रिवैल्यूएशन, उसी दिन की पे खड़े होकर जो है वो आप रिमेनिंग लाइफ भी निकालोगे, ठीक है। तो ये 31 दिसंबर से कभी कंफ्यूज नहीं करने आपने, ये याद रखना, मैंने पहले नहीं बता दिया आपको। रिमेनिंग लाइफ कब निकाला करनी है वो अलग बात है, डेप्रिसिएट आप रेंट पे खड़े होकर करते हैं, लेकिन रिमेनिंग लाइफ कब निकाला करेंगे? ठीक है, यकम जनवरी 17 को। अब यकम जनवरी 15 को एक एसेट आया था, तो यकम जनवरी 17 तक ये कितना चल चुका? 2 साल। टोटल लाइफ कितनी थी? 10। कितने चल गया? 2। तो रह गया कितना? 8। साथ ही साथ आपको पता है दूसरी मखलूक के साथ भी हम वही असर कर देते होते हैं, ठीक है। बताओ जी, 45 डेप्रिसिएशन आ गई और ये +5 का लॉस कम हुआ। +5 क्यों लिखा?
ऊपर लॉस नेगेटिव पड़ा है ना, और जैसे ये 450 को कम करने के लिए माइनस कर लिया था, अगर मैं इस 40 को कम करना चाहूं तो माइनस करूंगा तो माइनस माइनस तो 45 हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है ना, और सही है। अच्छा जी, बुक वैल्यू 315 और ये हो गया 35, लेकिन 35 नेगेटिव, अब वो प्लस सिर्फ इसलिए लिखा मैंने, ठीक है ना, ओके। अच्छा जी, तो ये बताता हूं, अभी मैंने बताया वो, तो मैं इसके ऊपर बहुत सारी बहस करना चाह रहा हूं, अगले 5 मिनट इसी पे बहस है, क्योंकि डेप्रिसिएशन 45 की एंट्री तो कोई मसला है नहीं। बताओ क्या एंट्री है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 45 से लो, तो रह क्या गया सिर्फ वो +5, ठीक है ना, उस +5 की अब डिस्कशन करते हैं। जैसे 4 पॉइंट्स लिखवाए थे अभी थोड़ी देर पहले, वो कब थे, इधर देखो, वो कब थे? जब सरप्लस आया था और सरप्लस में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को हमने ट्रांसफर किया था। आज क्या आ गया? लॉस और शॉर्ट डेप्रिसिएशन है, ये इंक्रीमेंटल नहीं है, शॉर्ट है। अभी देख लो, अगर एसिड रीवैल्यू ना हुआ तो डेप्रिसिएशन 50 हुआ करती थी। ये कंपेयर हमेशा इधर से करना है, कंपेयर हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है ना। अगर रीवैल्यूएशन कभी ना हुई होती तो डेप्रिसिएशन कितनी होती? 50, लेकिन रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 45, तो डेप्रिसिएशन 50 से शॉर्ट हो गई, सॉरी 5 रुपए से शॉर्ट हो गई, कम हुई ना, ठीक है। तो इसके लिए भी वैसे ही असूल 4 बनाते हैं और देखते हैं एंट्री क्या होती है, ठीक है। तो लिखना शुरू करो, स्टार लगाओ, स्टार। वैसे ये एंट्री होती नहीं है, लेकिन मैं आज पहला दिन है करके आपको दिखा के फिर इसको काट दूंगा, ठीक है। किताबों में ये एंट्री मिलती नहीं है, ये डिस्कशन भी ऐसे नहीं मिलती, इसलिए लिख लो जल्दी जल्दी। लिखो पॉइंट 1, जैसे उस एंट्री के साथ स्टार लगा के 4 पॉइंट नहीं लिखे थे, वैसे इस एंट्री के साथ स्टार लगा के भी 4 पॉइंट लिखो। लिखो जी, लिखो। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन बोलो 500 से नीचे आ गया उल्टा, ठीक है, लॉस जो आ रहा है, तो ऐसे ही बोलेंगे ना। तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5 रुपए से कम हो गया कि नहीं हो गया? बोलो 45, 50 से 45 पे आ गया ना। तो लिखो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5 से कम हो गया, ठीक है। नहीं बेटा 45 पे आएगा ना, डेप्रिसिएशन कितनी आ रही हो, देखो 360 डिवाइड बाय 8, 45 नहीं आई डेप्रिसिएशन, तो 5 से फर्क पड़ा है ना। पहले अगर रिवैल्यू ना होता तो ये 50 डेप्रिसिएशन होती, कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है जी। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5 रुपए कम हो गया, पॉइंट 2 लिखें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के कम होने की वजह से प्रॉफिट 5 रुपए से बढ़ गया, प्रॉफिट 5 रुपए से बढ़ गया, ठीक है जी। पॉइंट 3 लिखें। अब प्रॉफिट का इंपैक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स से बताना है जी। प्रॉफिट बढ़ने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी 5 से बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी 5 से बढ़ गई। लिखिए सबने। अच्छा, अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स भी 5 से बढ़ गई है, इसको अंडरलाइन करो, इस पे हमें एतराज है। इंसाफ करो ना, अगर आप आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट को रिवर्स करके बढ़ा रहे हो तो आर्टिफिशियल इंक्रीज इन प्रॉफिट को भी रिवर्स करके कम करो ना, फिर इंसाफ तो करो, ठीक है। तो भाई क्या करें, क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग भी 5 रुपए से बढ़ गई, इस पे हमें एतराज है, इसको हमें क्या करना है, रिवर्स, ठीक है। अब स्टेप 4 लिखो, जनरल एंट्री जो आपकी है वो लिखो, लिखो लिखो लिखो। अब हम, हाँ भाई क्या हुआ, रिटेन्ड अर्निंग बढ़ी पड़ी है ना, बढ़ी पड़ी है ना, इनको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम। तो लिखो अब हम, अब जरूर लिखना है आपने, अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को, और भाई बैठ जाओ आराम से यार, तुम लोग क्लास पढ़ रही है, तुम लोगों ने तंग कर रहे होंगे, बैठ जाओ, डिस्टर्बेंस हो रही है, नजर आते हैं बच्चे जी। तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या हुई पड़ी है, बढ़ी पड़ी है, कम करना है। अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को कम कर लेंगे, ब्रैकेट में लिखो। अच्छा, नेचर क्या है रिटेन्ड अर्निंग्स की, क्रेडिट, तो कम करना है तो क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो लिखो ब्रैकेट में डेबिट। तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट कर लेंगे, इधर देखो, देखते रहना साथ साथ प्लीज। अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करेंगे, ठीक है जी। और दूसरा इंपैक्ट, और दूसरा इंपैक्ट ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट, और दूसरा इंपैक्ट यानी क्रेडिट उस अकाउंट को देंगे, और दूसरा इंपैक्ट उस अकाउंट को देंगे जिसे रिवैल्यूएशन लॉस आने पर हिट किया था, जिसे रिवैल्यूएशन लॉस आने पर हिट किया था। देखो देखो देखो, जिसे रिवैल्यूएशन
लॉस आने पर हिट किया था, लॉस तो 40 से ही आया था ना, बाकी सरप्लस खाया था उसने, ठीक है। तो लॉस आने पर किसको हिट किया था, तो रिवैल्यूएशन लॉस आने पर प्रॉफिट लॉस को हिट किया था। तो अब दूसरा इंपैक्ट यानी क्रेडिट किसको कर दो, तो देखो क्रेडिट किसको कर दो, क्रेडिट किसको कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट, कितने से जी, 5 से, ठीक है। अब इधर देखो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है, अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स ही है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट होना, रिटेन्ड अर्निंग्स का डेबिट होना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट होना, रिटेन्ड अर्निंग्स का क्रेडिट होना, ऐसा ही है ना। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली वो रिटेन्ड अर्निंग्स ही क्रेडिट हो रही है ना, बोलो। तो भला ये भी कोई एंट्री हुई कि रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करके रिटेन्ड अर्निंग्स को क्रेडिट कर लो, भला ये भी कोई एंट्री हुई। तो किताबों के अंदर ना ये अंग्रेजी को नहीं लिखी होती, ये एंट्री को नहीं लिखी होती, सिंपली एंट्री हुआ ही नहीं करती इस साल में। किस साल में, जिस साल में लॉस आता है और ये +5 करते हैं। तो फिर +5 किया क्यों, इसकी लॉजिक इंशाल्लाह कल या परसों के लेक्चर में जाके क्लियर होगी, ठीक है ना। करना वर्किंग में जरूर है, एंट्री क्यों नहीं करनी वो मैंने आपको पूरी कहानी लिखकर समझा दी, ठीक है। जिस साल में लॉस हुआ करेगा, सॉरी जिस साल में सरप्लस हुआ करेगा, उस साल 50 रुपए की एंट्री करेंगे, रिवेल सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है। और जिस साल में लॉस आ जाएगा तो ये उस साल के अंदर जो हमने ये साथ साथ कम किया इसको भी, इसकी एंट्री नहीं करेंगे, वो प्रूव कर दिया। आज के बाद ये एंट्री लिख के नहीं काटा करूंगा, ना किताबों में कहीं नजर आती है, जस्ट यहां पर एंट्री आया ही नहीं करती, ठीक है। इसके लेजर्स कंप्लीट करके आने आपने 3 लेजर्स, एसेट का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और रिवैल्यूएशन सरप्लस। एक तो ये बात देख लें, और दूसरा अपने हैंडआउट को देखें अगर, तो जो क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी खैर से एज यूजुअल आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। क्लास वर्क क्वेश्चन 2 भी आपका होमवर्क हो गया, लिख लें होमवर्क, ओके। और होमवर्क के अंदर तो 2 क्वेश्चन मौजूद ही हैं, ठीक है। तो ये 3 सवाल आपने करके आने हैं, तीनों सवाल में 2-2 रिवैल्यूएशंस हैं, तीसरे पता नहीं है या नहीं है, बात पहले 2 में तो है 12, ठीक है। देख लेना जिंदगी, तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।